कि बार बार सुबह से लेकर शाम तक पिछले 5 दिन की डिबेट से मैं एक ही बात सुन रहा हूं कि हमें दिल जीतना है। किसका दिल जीतना है, यह तय करिए ना आप। उनका जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, जिन्होंने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किए हैं, जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से 85 से कानून बनाए कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को ताकत न मिले, हिंदुओं को ताकत न मिले। अगर इस पूरे एपिसोड में किसी की ठोड़ियों में हाथ डालना है, किसी को गले लगाना है, किसी को दिल जीतना है, तो कश्मीरी पंडित के अलावा कोई और है ही नहीं जिसका दिल जीता जाए। घर घर जाइए, माफी मांगिए कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, आतंकवादियों के खिलाफ के साए में छोड़ के चले आया और आपने कुछ नहीं किया। आप बहुत कुछ कर सकते थे। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि सरकार में जो आज मौजूद हैं वही जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ मोर्चे हारने पड़ते हैं। 30 साल से बहुत सारे मोर्चे हारे हैं, ये पहला मोर्चा है जो हम जीते हैं। अभी युद्ध बाकी है, ये पहला सिर्फ मोर्चा जीता है आपने। इस मोर्चे जीतने को अपनी अंतिम युद्ध मत समझ लीजिएगा, ये मत मानिएगा सब ठीक होने वाला है। जब सरकारों के सामने आप दबाव बनाते हैं और सरकार को यह एहसास करा देते हैं या तो हम तुम्हारा खेल बना देंगे या हम बिगाड़ देंगे, यह ताकत जब दिखाते हैं तब सरकार फैसले लेती है आपके हक में। मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूं कि इस देश में सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों की एक एक चीज उनको सही बता दी जाए, वो खुद तय कर लेंगे। आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं, हथियारों से डरपोक लड़ते हैं। हमसे भी कई बार सवाल पूछा गया, 4-5 दिन पहले कुछ बड़े दानिश्वर पत्रकार थे, विदेशी थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कश्मीरी पंडित लड़ा क्यों नहीं, भाग के क्यों आया। हमसे भी बहुत बार लोगों ने कहा कि उनमें से 100 लोग भी आतंकवादी हो जाते तो शायद ये बात नहीं होती। मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने उनको मारा है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, भाई उनकी उत्पत्ति तो 1400 साल पहले इसी सभ्यता के साथ हुई थी। लेकिन जो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी क्यों नहीं बने, हथियार क्यों नहीं उठाया, मैंने कहा कि मत मजबूर करो उन लोगों को कि जिनका रहने का, सहने का, ये भाईचारे का, इसके चलते जो लोग 700 साल गुलाम रहे हैं, तुम भी रह लो, तुम भी रह लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे भाई हो, इस संस्कृति के मानने वाले, इन मूल्यों और परंपराओं को मानने वाले लोग अपने इसी भाव के कारण 700 साल गुलाम रहे हैं और आजादी तथाकथित मिलने के बाद 70 साल से कुंठित रहे हैं। क्योंकि सरकारें आती थी, आपकी सरकार नहीं होती थी, भारत की सरकार होती थी, मेरी और आपकी नहीं होती थी। कुछ के 5%, कुछ के 10%, कुछ के 16% से सरकारें बनती थी और सरकारें फिर उन्हीं का काम करती थी। लिहाजा 2014 में इसको राजनीतिक तनाजुर में मत सोचिएगा, लेकिन 2014 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए नहीं कि कोई एक्स पार्टी जीत गई या वाई पार्टी जीत गई। 2014 के चुनाव में भी था, 2013 के चुनाव में पाकिस्तान में चुनाव था तब भी वहां था, 2019 के चुनाव में था। देखिए पार्टी कौन सत्ता में आई नहीं आई ये महत्वपूर्ण नहीं है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ईमानदारी से बताइए, मैं पूरे देश में पूछ रहा हूं, 2000 क्यों पैदा हुआ? इसको पैदा करने से पहले आपने पहली बार 2014 में यादव ठाकुर ब्राह्मण की जात पे वोट नहीं दिया। पहली बार आपको लगा कि हम हिंदुस्तान को जिताएंगे, एक हिंदुस्तानी होकर आपने वोट दिया। और जो सरकार आई जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि सरकार आई और उसने ये नहीं किया, ये किया। आज पूरी दुनिया में इस घटना के बाद 370 और 35 पे हटने के बाद जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका अंदाजा है आपको। इसके पीछे कितना बड़ा होमवर्क करना पड़ रहा है, आपकी व्यवस्था में कितने डीप रूटेड वो लोग बैठे हुए हैं जिनको सबको कंट्रोल करना था। जो लोग बार बार कहते थे ये बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसी घूमने का नतीजा है कि जो ऑल वेदर फ्रेंड था पाकिस्तान का, उसने कहा ये भारत का इंटरनल मामला है, यू गेट लॉस्ट। सऊदी अरब आपके साथ खड़ा हुआ है। ये मानिए कि 57 मुल्क हैं, उस रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनके अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन 2014 से 2019 तक जो भ्रमण हो रहा था उस भ्रमण का नतीजा है
कि एक भी मुल्क इंक्लूडिंग रशिया, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग चाइना, किसी ने भी एक लफ्ज नहीं बोला कि ये भारत के ऊपर कोई गड़बड़ की है और भारत का इंटरनल मामला है। इसमें कोई सवाल नहीं होता। आपकी यूएन ने भी सुनने से मना कर दिया। इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। लिहाजा मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, सरकार में कौन आएगा कौन नहीं आएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार में हर बार वही आएगा जिसे आप चाहेंगे। इसलिए समाज का बदलना ज्यादा जरूरी है, सत्ता का बदलना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या इस देश में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर हुआ? लेकिन आप किसी का कमिटमेंट है, आप उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे सीखता हूं। 2 दिसंबर 1989 में भारत के अंदर पहला मुसलमान गृह मंत्री बना, पहला गृह मंत्री बना। अगर कहीं हम बन जाते और हमारे जैसा वातावरण उल्टा होता तो पता नहीं हम कितने अपोलोजिस्टिक होते, कितने सवाल इफ अगर मगर ये करें न करें, ऐसा देख सोचेंगे वैसा सोचेंगे। लेकिन वो जिहादी मुफ्ती मोहम्मद सईद 2 दिसंबर को बनता है, 8 दिसंबर को उसकी बेटी गायब हो जाती है और पूरे देश के किसी अखबार में, विदेशी अखबार में कहीं खबर तस्वीर नहीं छपती कि बेटी कहां थी, किसने लाया, किसने पकड़ा और गिरफ्तार कौन लोग हुए। यह कहा गया कि JKLF ने किया, बेटी वापस आ गई। कोई तस्वीर नहीं है, कोई बयान नहीं है, कौन आतंकवादी ले गए थे, रैंसम में क्या मांगा, कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ लोग जो कमिटमेंट के पक्के हैं उनसे भी सीखना चाहिए। 10 दिन के बाद में एक बड़े नेता के घर से एक और बच्चा गायब हो गया, फिर 27 लोग छूट गए, फिर एक और साहब के घर में से कोई बच्ची गायब हो गई, फिर 7 लोग छूट गए। ऐसा लग रहा था कि सबने एक एजेंडे के तहत यह खेल खेला है। और उसी प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा, उसी प्रदेश का पहला गृह मंत्री रहा, मुसलमान रहा, कश्मीर का रहा, कश्मीरियत की बात कहने वाला मेरा, और उसी की देखरेख में 19 जनवरी 1990 में आप लोगों को मार के, रेप करके, मर्डर करके भगा दिया गया। कोई बोला? किसी ने सवाल उठाया? एक छोटी सी घटना पे लोग यहां के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि उसको जवाब देना चाहिए कि अखलाक को किसने मारा। लेकिन इतने सारे 5-5.5 लाख कश्मीरियों को दिन के उजाले में उनके हिंदू होने की वजह से मारा, मस्जिदों का सहारा लेके मारा आपने। लेकिन पूरे देश में कहा गया कि नहीं, वो तो जगमोहन ने भगा दिया गया, वो तो ऐसा हुआ, वो तो वैसा हुआ, और उसको छुपाने की कोशिश की गई। और भारत के गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। कोई अखबार बना हो, कोई टेलीविजन की हेडलाइन बनी हो, और क्या किसी कोर्ट ने कोई बयान दिया कि आजाद भारत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है तो कश्मीरी पंडितों की मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोली, अखबार कुछ नहीं बोले, और जस्टिफाई किया जाता है। सरकारें आपको भरोसा देती हैं कि हम ले जाएंगे, आपका कॉलोनी बसाएंगे। कोई कॉलोनी नहीं बसने वाली है, कोई कॉलोनी में आप नहीं जाने वाले हैं। आप धैर्य रखिए। पूरा चेन्नई से लेकर के कलकत्ता, बनारस, मेरठ, पटना, दुनिया भर में लोगों को पता चल गया है कि आपके साथ क्या हुआ है। वो ताकत है कि जिसके चलते इसी पार्टी ने, जिसकी सरकार है आज पूरे देश में, ये तो 10-12 लोग हैं। आप सोचते होंगे कि ललित अंबरदार आज इस टेलीविजन पे हैं, सुशील पंडित उस टेलीविजन पे हैं। इन लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से और कॉन्शियसली, मैंने सिर्फ पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कहा कि पूरे देश को बताओ सही बात क्या है और सही तरीके से बताओ। उसका दबाव था कि आर्टिकल 35 पे इसी पार्टी के मैनिफेस्टो में 70 साल से नहीं था। इलेक्शन के बीच में जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो पहली बार इस पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 35 में आते ही हटाएंगे। पब्लिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सरकार राष्ट्रवादी बन गई है, अब वो आपके दरवाजे पे आएगी और 8 बजे पूछेगी कौल साहब आप सो गए कि नहीं सो गए। वो नहीं आने वाली। आप मजबूर कर दीजिए उसी तरीके से, वही हथियार इस्तेमाल कीजिए कि बार बार सुबह से लेकर शाम तक पिछले 5 दिन की डिबेट से मैं एक ही बात सुन रहा हूं कि हमें दिल जीतना है। किसका दिल जीतना है यह तय करिए ना। उनका जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, जिन्होंने लूटा है, रेप किया है, मर्डर किए हैं, जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से 85 से कानून बनाए कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को ताकत न मिले, हिंदुओं को ताकत न मिले, जो निजाम मुस्तफा की बात करते हैं। निजाम मुस्तफा के प्रति भी अगर ईमानदार होते तो निजाम मुस्तफा में भी ईमानदारी बहुत है, कम से कम उसको भी मान लेते। लेकिन वो भी नहीं किया। वो आपसे कह रहे हैं कि साहब आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और मुझे ताज्जुब और हंसी उस वक्त आती है
कि जिस शख्स को अपने खानदान का पता नहीं है, आप तमाम सब लोग मुझसे ज़्यादा बड़े दानिश्वर हैं, बताएं फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन था? मैं बता देता हूं, 1722 में राधोराम थे उनके पूर्वज। जिन लोगों ने इस्लामिक आतंकवादियों के सामने तलवार के डर से शलवार पहन ली, वो आपको बता रहे हैं, वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि आप बहादुर हैं कि नहीं हैं। 2 रुपए किलो ने तो 5 लाख मरने कटने के बाद भी अपना नाम नहीं बदला, अपनी शिनाख्त नहीं बदली, और आज भी नहीं बदली, जबकि उस कश्मीर से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर भारत की सेना जम्मू कश्मीर में भारत को रिप्रेजेंट करती है, भारत की प्रभुसत्ता को रिप्रेजेंट करती है, तो कश्मीर में कश्मीरियत और भारत की माइट को आप सिर्फ रिप्रेजेंट करते थे। जब से आप वहां नहीं हैं, वो कश्मीर भारत का नहीं है। फौज जाएगी, फौज आएगी, फौज के साए में समाज नहीं रहते हैं, यह गलतफहमी निकाल दीजिएगा। और कोई आपको इस भीख में नहीं भेजेगा कि आपकी वहां एक कॉलोनी बनेगी, हम चुपका देंगे, कश्मीरी पंडित यहां रहते हैं, हमारा काम पूरा हो गया। नो, 370 हटने के बाद आपकी से ज्यादा लड़ाई पूरे भारत की लड़ाई इंपॉर्टेंट है। आपकी, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। अब तो सिर्फ आपको यह बताना है कि जो बांग्लादेश में 2 लाख लोगों की रैली निकल रही है, जो पाकिस्तान में रैली निकल रही है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान परेशान घूम रहे हैं कि 35A क्यों हटाया गया। आप सोचिए कि इस देश में ऐसे प्रावधान किए गए कि आपके घर का किचन कैसा होगा, गैस चूल्हा कहां रखेंगे, यह पड़ोसी तय कर रहा है। आपने उन्हें इतनी छूट दी क्योंकि अब संवैधानिक तौर पे बदला है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, कानून का फैसला और संविधान की तरफ से अगर कोई फैसला आता है, वो सिर्फ संवैधानिक होता है। अब लड़ाई आपको दुगनी लड़नी है, और इस लड़ाई के लिए आपको कोई हथियार नहीं उठाना है, कोई हथियार नहीं उठाना है। आपको दिल्ली की सरकार को यह एहसास कराना है, हम कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं, और आप अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वो जो आतंकी वहां पर सिस्टम है, जब तक वो डिसमेंटल नहीं होगा, जब तक वो नहीं हटेगा, तो आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दें, आप उसको स्टेट बना दें, आप तमाम कुछ कर दें, लेकिन कश्मीरी पंडित किसी की भीख में कश्मीर नहीं जाएगा, किसी की भीख में नहीं जाने वाला। मुझे मैं मानता हूं कि मूसा को आप मार सकते हैं, दुजाना को आप मार सकते हैं, लेकिन ये मुफ्ती और ये मौलवी और ये अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूं ये पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। इस देश में इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बहुत देखे मैंने, रोज ललित अंबरदार उनको से लड़ते हैं, रोज सुशील पंडित उनसे लड़ते हैं, कोई हैदरी है, कोई बाबरी है, क्या क्या तर्क देते हैं। उनकी चोरी और सीनाजोरी देखिए कि टेलीविजन पे आने के बाद भारत को गाली देने का उन्हें अधिकार है, और हमारी एक सिस्टम कहता है कि हमें दिल जीतना है। अगर इस पूरे एपिसोड में किसी की ठोड़ियों में हाथ डालना है, किसी को गले लगाना है, किसी को दिल जीतना है, तो कश्मीरी पंडित के अलावा कोई और है ही नहीं जिसका दिल जीता जाए। घर घर जाइए, माफी मांगिए कि आपने उनको अकेला छोड़ दिया, आतंकवादियों के खिलाफ के साए में छोड़ के चले आया, और आपने कुछ नहीं किया। आप बहुत कुछ कर सकते थे। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि सरकार में जो आज मौजूद हैं वही जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ मोर्चे हारने पड़ते हैं। 30 साल से बहुत सारे मोर्चे हारे हैं, ये पहला मोर्चा है जो हम जीते हैं। अभी युद्ध बाकी है, ये पहला सिर्फ मोर्चा जीता है आपने। इस मोर्चे जीतने को अपनी अंतिम युद्ध मत समझ लीजिएगा, ये मत मानिएगा सब ठीक होने वाला है। जब सरकारों के सामने आप दबाव बनाते हैं और सरकार को यह एहसास करा देते हैं या तो हम तुम्हारा खेल बना देंगे या हम बिगाड़ देंगे, यह ताकत जब दिखाते हैं तब सरकार फैसले लेती है आपके हक में। और आपने दिखाया, ये जो 2-3 साल से पूरे देश में माहौल बन रहा था कि ये कश्मीर में आखिर है क्या मामला, ये तो कुछ लोगों को सिर्फ यही बताया गया कि वहां जमीन नहीं ले सकते, बस इतने ही नहीं है। फिर उसमें तर्क आ जाता था कि जमीन तो आप हिमाचल में भी नहीं ले सकते, कश्मीर तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं ले सकते।
लेकिन क्या बारीक बारीक चीजें बताई गई, क्या कारण है, किस तरीके से उस सिस्टम को बनाया गया है। आपने लीगली तो डिसमेंटल किया, लेकिन आज भी साइलेंटली जो कानून चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मुसलमान ही बनता है, जम्मू कश्मीर में उर्दू कंपलसरी है, लेकिन जहां मुसलमान है वहां उर्दू है, और जहां हिंदू है वहां उर्दू का टीचर नहीं है। ना तुम उर्दू पढ़ोगे ना नौकरी मिलेगी। तो सवाल यह है कि आप सत्ता से लोगों को बेदखल कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था में दिल्ली में भी बहुत लोग बैठे थे। मैं कुछ शब्दों से बचने की कोशिश करता हूं। जो लोग दिल्ली में बैठे थे, जो यहां से तार साधते थे कि फारूक अब्दुल्ला को 6% पे जिता देना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देश के लिए अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी पहचानिए जिन्होंने पिछले 15 साल से कैसे यहां से चीजों को मजबूत किया है। बेवकूफी नहीं बनाया है, डाका डाला है उन लोगों ने। हमारे पास भी बहुत सारे सवाल है। हमने कहा देखिए, कश्मीरी पंडितों से बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों से बात कीजिए। हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें यह गलतफहमी नहीं है कि हम ये कहें कि हम कश्मीरी पंडितों पर एहसान कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा। हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लिहाजा इसलिए हम इस मुद्दे को उठा रहे थे। यह बात अलग है कि उस लड़ाई में आप आगे थे, आप विक्टिम बने थे। जो गज़वाए हिंद का रास्ता है वो जम्मू से ही आएगा, और जम्मू में अगर नहीं लड़ाया गया, जम्मू में अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली महफूज नहीं रहेगी। यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मैं उस मुल्क में रहा हूं 12 साल, जिस मुल्क के अंदर आप कहते हैं हाफिज सईद गिरफ्तार हो गया, हाफिज सईद छूट गया। अरे उस मुल्क में सारे हाफिज सईद हैं, चेहरे अलग अलग हैं, सोच अलग है। पजामा किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई छोटे भाई का पजामा पहना है, कोई बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, लेकिन सबकी सोच एक ही है।